कल्पना कीजिए, अगर एक सुबह भारत की सभी नदियां अपना रास्ता बदल दें तो क्या होगा। गंगा नदी उत्तर की जगह दक्षिण की ओर बहने लगे, ब्रह्मपुत्र समुद्र तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाए और नर्मदा पूर्व की ओर मुड़ जाए, तो क्या भारत का भूगोल वैसा ही रहेगा? शायद नहीं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, आखिर भारत की नदियां अलग अलग दिशाओं में क्यों बहती हैं? क्यों कुछ नदियां पेड़ की शाखाओं जैसी, कुछ समानांतर, तो कुछ पहाड़ों के चारों ओर फैल जाती हैं? इसका उत्तर छिपा है करोड़ों वर्षों के भूवैज्ञानिक इतिहास में, और आज हम इसी इतिहास या रहस्य पर पर्दा उठाएंगे। व्हाट इज ड्रेनेज? अपवाह किसे कहते हैं? जब वर्षा, हिमनद के पिघलने या अन्य स्रोतों से प्राप्त जल निश्चित मार्गों से बहता हुआ नदियों और उनकी सहायक नदियों का जाल बनाता है, उसे ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र कहा जाता है। और जिस क्षेत्र का सारा पानी अंततः एक ही मुख्य नदी में जाकर मिलता है, उसे ड्रेनेज बेसिन या अपवाह द्रोणी कहा जाता है। लेकिन हर नदी का रास्ता एक जैसा नहीं होता, और यहीं से शुरुआत होती है ड्रेनेज पैटर्न या अपवाह प्रतिरूप की। यह केवल नदियों का नक्शा नहीं, बल्कि पृथ्वी के अंदर छिपी चट्टानों, पर्वतों और ढाल की भाषा है। सबसे पहला डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। यह प्रतिरूप ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो किसी विशाल पेड़ की शाखाएं चारों ओर फैल गई हों। इसी को डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। भारत में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ये प्रतिरूप देखने को मिलता है। दूसरा, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। जब सहायक नदियाँ यानी ट्रिब्यूटरीज मुख्य नदी के साथ समकोण पर मिलती हैं, तो उसे ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। तीसरा, रेडियल पैटर्न। जब किसी ऊंचे पर्वत या पठार से नदियाँ चारों दिशाओं में बहती हैं, तो उसे रेडियल पैटर्न कहते हैं। अमरकंटक पठार से निकलने वाली नर्मदा पूर्व की तरफ, सोन पश्चिम की तरफ और महानदी दक्षिण की तरफ रेडियल पैटर्न का निर्माण करती है। फोर्थ है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। यह रेडियल पैटर्न का उल्टा प्रतिरूप है। जब सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज चारों तरफ से आकर लो लाइंग एरिया में जाकर मुख्य नदी में या किसी झील में मिल जाती है, उसे सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। मणिपुर की लोकटक झील या लोकटक लेक इसका मुख्य उदाहरण है। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। ऊंचे ढाल, तेज बहते पानी के कारण नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। इसे पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों के ऊपरी भाग इसी प्रतिरूप का निर्माण करते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम वर्षा तथा बर्फ दोनों से ही जल प्राप्त करता है, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को शामिल किया जाता है। इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत के निकट बोखरचू ग्लेशियर या चेम युंगडुंग ग्लेशियर से माना जाता है। तिब्बत में इसे सिंगी खंबन अर्थात शेर का मुख, लायंस माउथ भी कहा जाता है। भारत में यह केवल लद्दाख से होकर बहती है। भारत की ओर से मुख्य सहायक नदियों में चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज और झेलम है, जिनमें से चेनाब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा ड्रेनेज सिस्टम। गंगा नदी भारत की आध्यात्मिक व सांस्कृतिक जीवन रेखा कहलाती है। इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गौमुख से होती है, जहां इसे भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद इसे गंगा कहा जाता है। अलकनंदा नदी की शुरुआत बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर पहाड़ों में सतोपथ ग्लेशियर से होती है। विष्णुप्रयाग में यह धौली गंगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडरगंगा और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से मिलती है। हरिद्वार से बहते हुए गंगा नदी बांग्लादेश में एंट्री से पहले झारखंड व वेस्ट बंगाल में बहती है। फरक्का में गंगा नदी दो पार्ट में बढ़ जाती है। वेस्ट बंगाल में इसे हुगली या डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की कई सहायक नदियाँ हैं। लेफ्ट साइड में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी नदी, और राइट साइड में यमुना तथा सोन, चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन यमुना नदी में मिलती हैं, और दामोदर नदी हुगली नदी में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की 9th लार्जेस्ट रिवर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेम युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, जिसे वहाँ यारलुंग सांगपो
या पवित्र करने वाली नदी के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, जो तिब्बत में 1625, भारत में 918 और बांग्लादेश में 337 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। योंगयाप पास से अरुणाचल में एंटर करते समय इसे सियांगा या दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। लोहित और दिबांग मिलने के बाद असम मैदान में यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है और असम में होते हुए बांग्लादेश में जमुना बन जाती है। वहाँ पद्मा यानी गंगा नदी से मिलकर मेघना बनकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग, लोहित, कोपिली व धनसिरी। राइट बैंक हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सनकोस, जलढाका और तीस्ता। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी नदी पर स्थित है। अब आइए भारत के सबसे प्राचीन नदी तंत्र या अपवा तंत्र की ओर। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जहाँ की नदियाँ हिमालय की नदियों से काफ़ी पुरानी हैं और वर्षा के द्वारा जल प्राप्त करती हैं। पश्चिमी घाट इनके लिए जल विभाजक का कार्य करता है। अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूर्व बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सिर्फ नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा नदी तंत्र उत्तर में विंध्य व दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली यह नदी अमरकंटक के निकट मैकॉल श्रेणी से निकलती है, जिसे रीवा नर्मदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र से बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर गल्फ ऑफ खंबात या खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज में हिरन, ओरसांग, बरना और कलार हैं। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसके अलावा मंदार और सहस्त्रधारा वाटरफॉल भी इसी नदी पर निर्मित है। नर्मदा नदी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में महेश्वर, सरदार सरोवर व इंदिरा गांधी सागर डैम को शामिल किया जाता है। ताप्ती नदी या तापी नदी। तापी नदी सतपुड़ा रेंज में मुल्ताई रिजर्व से 724 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। नर्मदा के समानांतर बहने के कारण इसे नर्मदाज ट्विन के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में तापी नदी पर हथनूर डैम, गिरना डैम के साथ साथ गुजरात के काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन व उकाई डैम तापी नदी के मुख्य प्रोजेक्ट्स हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के नगरी सिहावा से निकलती है, जिसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, ओंग, जोंग और तेल महानदी की मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं। इसे सोरो ऑफ ओडिशा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इंडिया का लॉन्गेस्ट हीराकुड डैम भी इसी नदी पर बनाया गया है। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली गोदावरी नदी कुछ 1465 किलोमीटर लंबी जर्नी तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लंबी दूरी के कारण यह गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी बड़ी नदी है। ट्रिब्यूटरीज में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा गोदावरी की मुख्य सहायक नदियां हैं। भारत में गंगा व यमुना नदी के पश्चात गोदावरी नदी को मोस्ट सेक्रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी नदी के किनारे नासिक में कुंभ का मेला लगता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के पास जोर विलेज में सह्याद्री से होता है, जिसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसे कृष्णा वेणी के नाम से भी जाना जाता है। तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, येरला, वरना, डिंडी, मूसी और दूधगंगा कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत में ताल कावेरी से निकलकर डेक्कन प्लेट्यू से बहते हुए श्रीरंगापट्टनम व शिव समुद्रम नाम के दो द्वीप बनाती है। तमिलनाडु में एंटर करके मैतूर से बहते हुए त्रिचुपल्ली में दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसके उत्तरी भाग को कोलीडैम और दक्षिणी भाग को कावेरी के नाम से जाना जाता है। दोनों ब्रांचेज श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करते हुए मिलकर 36 अलग अलग चैनल्स में बंटकर 765 किलोमीटर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी की मुख्य सहायक नदियों में अर्कावती, भवानी, हेमावती, काबिनी,
अमरावती और नोय्यल इत्यादि शामिल हैं। जब अगली बार आप किसी नदी किनारे खड़े हों तो केवल बहते हुए जल को मत देखिए, उसकी दिशा को समझिए, उसके मोड़ों को पढ़िए, क्योंकि हर नदी अपने साथ अपने करोड़ों वर्षों का भूगर्भिक इतिहास उठाकर लाती है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत की नदियाँ केवल जलधाराएं नहीं हैं, वो इस देश की सभ्यता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और प्रकृति की धड़कन है, और इन्हें समझना वास्तव में भारत को समझना है।